वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और इससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं उनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ड्यू टू विच इलेक्ट्रिकल एंड अदर रिलेटेड इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस इन अ मैटर। ओके, क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एंड अदर रिलेटेड इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। किसमें? मैटर में। मैटर की बात करें तो मैटर क्या है? एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज नोन एज मैटर। और मैटर किससे बना है? मैटर बना है एटम से, और एटम्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कौन से हैं? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? टू टाइप्स के इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, तो ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं उनको क्या बोलेंगे? हम पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। और ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं उनको क्या बोलेंगे? हम नेगेटिवली चार्ज्ड मटेरियल्स। ओके, मतलब क्या हुआ? ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं किसी दूसरे मटेरियल्स को, वो कैसा मटेरियल हुआ? पॉजिटिवली चार्ज। और ऐसा मटेरियल जो किसी दूसरे से गेन कर रहा है वो कैसा हुआ? नेगेटिवली चार्ज। ओके, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको डिटेक्ट करने के लिए, मतलब किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं, ओके, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। ओके, इसके अलावा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या बता सकता है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी बता सकता है ऑन अ बॉडी। ठीक है, अब अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके, क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें मास ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का मास कितना हो गया? 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये क्या हो गया? मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया? 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो टू टाइप्स के हो गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड का मतलब क्या हुआ? वी कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय ए चार्ज बट वी कैन कन्वर्ट इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। उसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक कंजर्व पार्टिकल है। ओके, इसके बाद आ गया कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे मटेरियल्स होते हैं विच इजीली अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू देम आर नोन एज कंडक्टर्स। जैसे कि क्या हो गया? सिल्वर, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा। जो सिल्वर है, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, बट हम जो वाइडली यूज करते हैं कंडक्टर्स को वो कौन से हैं? कॉपर एंड एल्यूमिनियम। क्यों? क्योंकि ये चीपर है एज कंपेरिजन टू सिल्वर। ठीक है, इसके अलावा आयरन या अदर मेटल्स भी क्या हैं? बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं। ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी भी एक कंडक्टर है एंड अर्थ भी क्या है? कंडक्टर है। इंसुलेटर्स क्या हैं? ऐसे सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम आर नोन एज इंसुलेटर्स। जैसे कि क्या हो गया? ग्लास हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया। ये सारे कैसे एग्जाम्पल हैं जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस को अपने थ्रू पास नहीं होने देते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स बोलते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मतलब किसी मटेरियल्स को, किसी कंडक्टर को हम किस तरह चार्ज कर सकते हैं, उसके क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। सबसे पहले आता है कंडक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। कंडक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन का क्या मतलब हुआ? चार्जिंग बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट। ओके, मतलब कोई एक मटेरियल है उसको किसी दूसरे मटेरियल के साथ कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट में लाके हम क्या कर रहे हैं? उसको चार्ज कर रहे हैं। तो इस मेथड को क्या बोलेंगे? कंडक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। ओके, जैसे कि क्या है? एक मेटल प्लेट है, उसके पास, उसके कांटेक्ट में हम क्या लेके आए? एक चार्ज रॉड को लेके आते हैं। तो वो चार्ज रॉड क्या करेगी? उस मेटल प्लेट को क्या कर देगी? इलेक्ट्रिकली चार्ज कर देगी। और इस मेथड को क्या बोलेंगे? कंडक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। इसके बाद आता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन का क्या मतलब हुआ? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जैसे जब हम ड्राई हेयर को कॉम्ब करते हैं तो कॉम्ब क्या होती है? फ्रिक्शन की वजह से चार्ज हो जाती है। ओके, और वो क्या होता है? उसमें स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर सकती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। मतलब फ्रिक्शन की वजह से किसी कंडक्टर का, किसी ऑब्जेक्ट का चार्ज हो जाना।
उसके बाद आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या हुआ, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है। किसी फिजिकल कांटेक्ट के बिना किसी मटेरियल को चार्ज करना क्या बोला जाता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। जैसे अगर आपके पास कोई न्यूट्रल कंडक्टर है, ओके, उसके क्लोज आप क्या लेके आते हो, एक चार्ज रॉड लेके आते हो। तो जो चार्ज रॉड है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसकी वजह से जो न्यूट्रल कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एंड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ओके। और जैसे आप उस रॉड को हटा दोगे तो वो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करने लगेंगे उस कंडक्टर में। तो मतलब जो कंडक्टर है वो विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट ही क्या हो गया, चार्ज हो गया। और ऐसी चार्जिंग को क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन या स्पेस है अराउंड ए चार्ज बॉडी विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कोई अगर आपने चार्ज कंडक्टर या चार्ज बॉडी रखी है उसके सराउंडिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस रहेगा, ओके। और जो ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम हो गया, ओके। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, एक तरह की इमेजिनरी लाइंस हैं जिनका यूज़ हम किस लिए करते हैं, टू टेल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ओके। मतलब डायरेक्शन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो किस तरफ है, ये किसकी हेल्प से हम बता सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से। जैसे कि क्या है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास हम अनदर क्या कोई पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं तो जो लाइक चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो क्या होगी, आउटसाइड होगी, ठीक है। तो हम इसकी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से हम क्या बता सकें कि जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की एट दैट पॉइंट वो क्या होगी। इसके साथ ही अगर क्या हुआ, हम एक पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज पॉजिटिव है और जो टेस्ट चार्ज है वो नेगेटिव है, उसको उसके पास लेके आते हैं तो दोनों क्या है, अपोजिट चार्जेस हैं, इसलिए दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज होगी, ओके। तो जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी लाइंस हैं जो सिर्फ हमें बताएंगी कि डायरेक्शन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो किस डायरेक्शन में होगी, ओके। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या हुआ, एक रीजन हुआ। जैसे क्या हो गया, ये कोई चार्ज कंडक्टर है, इसके सराउंडिंग में ये रीजन हुआ, इसको क्या बोल दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया उस चार्ज कंडक्टर की, ओके। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हुआ, इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस। जैसे क्या है, ये पेयर है, ये क्या है, दोनों इक्वल चार्जेस हैं बट क्या है, अपोजिट हैं, और ये सेपरेटेड हैं बाय सर्टेन डिस्टेंस, जिसको हमने कितना लिखा है 2L। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इस चीज़ को बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करें जिसको हम P से डिनोट करेंगे, वो कितना हुआ, क्या क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड द डाइपोल लेंथ। मतलब प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज, चाहे हम ये ले लें या ये ले लें, ओके। एक ले लिया, Q ले लिया, और क्या हो गया साथ में प्रोडक्ट किसका हो गया, डाइपोल लेंथ का, जो कितनी है 2L है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या आ गया, जिसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P से डिनोट कर रहे हैं, ओके। और ये कैसी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी है, इसका मैग्नीट्यूड भी है, Q इंटू 2L, ओके। और अगर ऐसा यूनिट की बात करें डाइपोल मोमेंट की तो कूलम मीटर होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अलोंग एनी पाथ। मतलब क्या हुआ कि कोई पॉइंट चार्ज है, ओके, उसको क्या करना है, इन्फिनिटी से हमने एक पॉइंट पे लेके आना है थ्रू एनी पाथ, और उसके लिए जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलेंगे, ओके। इसके साथ इसकी और क्या डेफिनेशन आ गई, इट इज़ डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ओके। मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटी से हमने कोई चार्ज को लेके आना है इस पॉइंट तक, उसके लिए कोई भी पाथ हो सकता है, थ्रू दिस थ्रू दिस थ्रू दिस, ओके, थ्रू दिस। इसके लिए जो हमने वर्क किया वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। नेक्स्ट क्या है, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड।
कंडक्टर्स क्या हैं? कंडक्टर्स हमें पता है ऐसे मटेरियल्स जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो सकता है, इजीली फ्लो कर सकता है। तो इसका बिहेवियर क्या होगा इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड? सबसे पहले बात करते हैं, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर वो क्या होगी? ज़ीरो होगी। ओके, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, एक चार्ज कंडक्टर है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो जो कंडक्टर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो क्या करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और उस फोर्स की वजह से क्या है, एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। बट जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। मतलब क्या है, अगर हमने क्या किया, एक रीजन में क्या रख दिया, एक कंडक्टर रखा, ओके, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको ई से डिनोट करेंगे। ओके, यहाँ पे कंडक्टर रखा तो वो क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उसकी वजह से उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाती है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, इंटीरियर द कंडक्टर ज़ीरो हो जाएगी। ओके, मतलब इनसाइड द कंडक्टर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। उसके बाद क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अगर जो चार्ज कंडक्टर है उसके आउटसाइड बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ओके, क्या होगी, परपेंडिकुलर, मतलब ये क्या हो गया, ये सरफेस हो गया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी, इस तरह से। ओके, उसके बाद आ गया नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज ज़ीरो। जो नेट चार्ज है कंडक्टर के अंदर वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ज़ीरो है, इसलिए वहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा। ओके, उसके बाद आ गया चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जो चार्ज है वो कंडक्टर में कहाँ होता है, ऑन द सरफेस। ओके, इंटीरियर में नहीं होता है, ऑलरेडी हमने देख लिया, तो वो कहाँ पे होगा, ऑन द सरफेस होगा। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होता है, कांस्टेंट फॉर द इंटायर कंडक्टर। मतलब कंडक्टर की में कहीं भी बात करें वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बट जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट पॉइंट्स, कहीं पे ज़्यादा हो सकती है, कहीं पे कम हो सकती है। ओके, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। मेन जो याद रखने वाला क्या है वो है कि जो कंडक्टर के इंटीरियर है वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होगी, जो नेट चार्ज होगा वो ज़ीरो होगा। जो कंडक्टर में चार्ज है वो सरफेस पे होता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ओके, टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अब आ गया कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट ए कैपेसिटर कैन स्टोर पर यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। ओके, तो ये क्या आ गई, कैपेसिटेंस आ गई, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज क्या है यहाँ पे, क्यू है, और कैपिटल वी क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो कैपेसिटेंस का मतलब क्या हुआ, जस्ट कि किसी कैपेसिटर में कितनी कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने की, उस चीज़ को हमने कैपेसिटेंस बोल दिया। ओके, ठीक है, और ये कैसी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी अगर यूनिट्स की बात करें तो फैरेड इसकी यूनिट है, बट इसके अलावा भी हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे 1 माइक्रो फैरेड कितने के बराबर होता है, 10⁻⁻�6 फैरेड। एंड 1 नैनो फैरेड कितना होता है, 10⁻⁻9 फैरेड। 1 पिको फैरेड कितना हुआ, 10⁻⁻12 फैरेड। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि 1 माइक्रो फैरेड कितने फैरेड के बराबर हो सकता है, 1 नैनो फैरेड कितने फैरेड के बराबर होता है, 1 पिको फैरेड कितने फैरेड के बराबर हुआ। ओके, इसके अलावा जो कैपेसिटर है, मेनली कैपेसिटर का यूज़ किस लिए करते हैं, टू स्टोर चार्ज। ओके, तो इसका सिंबल आपको पता होना चाहिए। जो फिक्स्ड कैपेसिटर है उसका सिंबल क्या हो गया, ये हो गया। ओके, उसके बाद जो पोलराइज्ड कैपेसिटर है उसका सिंबल ये हो गया, एंड वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल ये हो गया। ठीक है, कैपेसिटर का सिंपली क्या, कैपेसिटर क्या है, प्लेट्स होती हैं, चार्ज प्लेट्स होती हैं। ओके, जो एक मीडियम में रखते हैं, और उसका यूज़ किस लिए करते हैं, टू स्टोर चार्ज। और उन दोनों प्लेट्स में जो चार्ज है वो क्या होता है, अपोजिट प्लेट्स में अपोजिट हो, जैसे इस प्लेट में क्या होगा, इस साइड पॉजिटिव चार्ज हो गया, इस साइड नेगेटिव चार्ज हो गया। ओके, इसको क्या बोल दिया हमने, कैपेसिटर बोल दिया। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल करंट। इसको डिफाइन करें तो क्या आ गया ये, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन यूनिट टाइम।
मतलब इसको डिनोट कैसे करते हैं, आई से करते हैं। ये क्या आ गया, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, चार्ज पर यूनिट टाइम। ओके, कि किसी कंडक्टर या किसी मीडियम के थ्रू कितना चार्ज पर यूनिट टाइम में, ओके, जैसे एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर सकता है, उसको क्या बोल दिया, करंट बोल दिया। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट याद रखनी है, एसआई यूनिट होती है एम्पियर। ओके, इसके टाइप्स आ गए डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, डीसी एंड एसी। इन दोनों में डिफरेंस की बात करें तो जो डायरेक्ट करंट है वो क्या होता है, उसकी जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है वो फिक्स्ड है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नहीं चेंज होते हैं किसके, डायरेक्ट करंट के। और अल्टरनेटिंग करंट क्या है, जिसके जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएं, चेंज हो जाएं, उसको क्या बोलते हैं हम, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब बात करें अगर करंट डेंसिटी की, तो करंट डेंसिटी क्या हुआ, करंट पर यूनिट सरफेस एरिया। ओके, और ये क्या एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती हैं, जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती हैं, जिनका ओनली मैग्नीट्यूड होता है। बट जो इलेक्ट्रिक करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है। ओके, याद रखना है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। बट हमने तो पढ़ा कि जैसे अल्टरनेटिंग करंट क्या है, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, वो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट स्टिल इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेक्टर लॉज को ओबे नहीं करता है, इसकी वजह से ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अदरवाइज इट हैज़ मैग्नीट्यूड, इट हैज़ direction, but still it is scalar quantity because it does not obey vector laws. Okay, फिर नेक्स्ट क्या आ गया, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को डिफाइन करें तो ओम्स लॉ क्या है, जो करंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, या फिर जो वोल्टेज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और V क्या आ गया, V इज इक्वल टू आई आर, जिसमें I क्या है, सॉरी R क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और R को और क्या बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोला। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को डिफाइन करना हो तो क्या आ गया, रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। R इज इक्वल टू V अपॉन आई। ओके, और अगर इसकी SI यूनिट्स की बात करें तो ओम क्या है, इसकी SI यूनिट है। इसके अलावा जो रेजिस्टेंस है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, L से डिनोट करते हैं जिसको, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, जिसको A से डिनोट किया। देखिए क्या याद रखना है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या है, रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ओके, मतलब आपको अगर ये V इज इक्वल टू आई आर एक्सप्रेशन याद है तो यहीं से आप क्या निकाल सकते हो, R निकाल सकते हो। R क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। उसके बाद आपको क्या रखना है याद, कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, मतलब जितनी ज़्यादा कंडक्टर की लेंथ होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है कंडक्टर का अगर वो ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, वैसे उल्टा अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, कम होगा। ओके, इसके अलावा और क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, किसके है ये, आई के। मतलब अगर किसी कंडक्टर में हमें क्या चाहिए, करंट ज़्यादा चाहिए तो उसकी रेजिस्टेंस को हमें कम करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि क्या है, ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रेजिस्टेंस को हम बढ़ा देते हैं तो किसी कंडक्टर का करंट जो है वो फ्लो ऑफ करंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है रजिस्टर्स। रजिस्टर क्या है, रजिस्टर इज ए कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफरिंग सर्टेन अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। क्या है, एक तरह का कंपोनेंट है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो ऑफर करता है कुछ अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, मतलब करंट फ्लो कर रहा है, अगर हमने रजिस्टर रखा तो वो अपोजिशन उसको अपोज करेगा। जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा कि क्या है, जो करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के होता है। अगर हमें करंट ज़्यादा चाहिए तो हमें ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस कम करनी पड़ेगी, तभी जो करंट है वो ज़्यादा होगा। ओके, अगर रजिस्टर्स के सिंबल की बात करें तो ये फिक्स्ड रजिस्टर का सिंबल हो गया। इसके अलावा अगर कोई ऐसा रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस वेरी कर रही हो तो उसका सिंबल क्या आ गया, ये आ गया। ओके, नेक्स्ट क्या है जो इम्पॉर्टेंट है, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर, जो HP टाइप में डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कलर कोड से रिलेटेड। ओके, तो पहले हम देखेंगे कि कलर्स कौन कौन से हुए। ओके, कौन से कलर हुए, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर। ओके, ये इसी सीक्वेंस में, इसी पैटर्न में आपको याद होनी चाहिए। ओके,
और इसको याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे एक क्या हो गया, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ओके, ऐसे ही और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं याद रखने के, ठीक है। तो इसी सीरीज़ में याद रखना है। और जो फर्स्ट बैंड आ गया, फर्स्ट बैंड कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से 9 तक। ओके, उसके बाद सेकंड में भी यही। फिर अगर जैसे कोई 4 बैंड रजिस्टर होगा तो क्या करना है, हमने फर्स्ट एंड सेकंड बैंड लेना है, उसके बाद थर्ड बैंड में मल्टीप्लायर लेना है, एंड फोर्थ में क्या लेना है, टॉलरेंस। वैसे ही कोई अगर 5 बैंड रजिस्टर्स होगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बैंड में क्या लेंगे, ये वाली चीज़ें लेंगे, थर्ड में फिर से अगेन यही लेंगे, और फोर्थ में फिर मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे, देन फिफ्थ में टॉलरेंस, इसी तरह सो ऑन। ओके, बट यहाँ पे हम कौन सा देखेंगे, 4 बैंड रजिस्टर्स देखेंगे। जैसे कि क्या आ गया, ये आप देख रहे हो। ओके, 4 बैंड रजिस्टर्स है, 4 बैंड कौन से हो गए, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, ओके, एंड गोल्ड। तो अगर इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है इस रजिस्टर्स की, तो क्या करना है, पहले हम देखेंगे फर्स्ट बैंड। फर्स्ट कौन सा है, ग्रीन वाला, और इसमें क्या आ गया, 5 आ गया, 5 ले लिया, ठीक है। सेकंड बैंड में क्या देखेंगे, फिर से हम यहीं से लेंगे, तो ये कौन सा है, ब्लू है, ब्लू में कौन सा आ गया, यहाँ से 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने थर्ड बैंड कौन सा लेना है, मल्टीप्लायर लेना है। तो मल्टीप्लायर कौन सा है यहाँ पे, ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज में क्या चीज़ आ गई, ऑरेंज कौन सा है यहाँ पे, ये वाला आ गया 1 kg, ओके, तो इंटू 1 किलो ओम आ गया। उसके बाद लेना है फोर्थ में गोल्ड, कौन सा आ गया, टॉलरेंस लेनी है, जो ±5% आ गया। इसके इसी तरह अगर यहाँ पे क्या होता, सिल्वर होता तो ±10% आ जाता, ओके। कोई कलर नहीं होता तो क्या आता, ±20% आ जाता, ओके। तो इसी तरह अगर 5 होते तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बैंड तक हम ये वाले लेते, देन फोर्थ में हम मल्टीप्लायर लेते हैं, एंड फिफ्थ में टॉलरेंस लेते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्या है, कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। जो रजिस्टर्स का कम्बिनेशन है वो सीरीज़ में भी होता है, पैरेलल में भी होता है। पहले सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ में किस तरह कंबाइन होंगे, ये इस तरह सीरीज़ में एक के साथ दूसरा अटैच होगा, ओके। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह निकालेंगे, जैसे सीरीज़ में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर एस इज इक्वल टू, सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जैसे 3 रजिस्टर्स होंगे तो उनके रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे, R1 + R2 + R3। वैसे n नंबर ऑफ रजिस्टर्स होंगे तो क्या आ जाएगी, R1 + R2 + R3 + सो ऑन + Rn आ जाएगी, ओके। वैसे पैरेलल कम्बिनेशन में क्या किया, ये पैरेलल में हमने क्या किया, रजिस्टर्स को अटैच किया, और इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो क्या आ जाएगी वो, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। 2 रजिस्टर्स के लिए ऐसे n नंबर ऑफ रजिस्टर्स आ गए तो क्या आ जाएगी, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + सो ऑन + 1/Rn, ओके, फॉर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स। ये क्या आ गया, कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज कम्बिनेशन एंड इन पैरेलल कम्बिनेशन, ओके। तो अब क्या करते हैं, ये जो हमने डिस्कस किया सारा चैप्टर, इसको क्या करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन सारे टॉपिक से। पहले क्या गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कौन कौन से हैं, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, ऑल ऑफ द अबव। कौन से इनमें से कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, तो सिल्वर वी नो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एल्युमिनियम भी अच्छा कंडक्टर है, कॉपर भी अच्छा कंडक्टर है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, ओके। क्या आ गया इसका, ऑल ऑफ द अबव आ गया आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो और आर कॉल्ड। ऐसे सब्सटेंसेस जिनके थ्रू क्या है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती, उनको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं, कंडक्टर्स, वायर्स या बैटरी। तो कंडक्टर्स तो हमें पता है कि क्या है, उनके थ्रू चार्ज पास होता है, चार्ज पास होता है मतलब वो उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। वायर्स का यूज़ तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी के लिए करते हैं, बैटरी का यूज़ भी करते हैं। तो क्या पढ़ा था हमने, जो इंसुलेटर्स हैं उनके थ्रू क्या है, चार्ज पास नहीं हो सकता, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। तो इसका आंसर क्या आ गया, इंसुलेटर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस टू मेक इट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक सब्सटेंस में क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसके जो क्या बना सके, टू मेक अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्ट्रॉन्गली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, स्ट्रॉन्गली हेल्ड प्रोटॉन्स होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या फ्री प्रोटॉन्स होने चाहिए।
तो मैंने जैसे हमने डिस्कस किया था कि करंट किसकी वजह से होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, और वो चार्जेस कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री फॉर्म में होंगे तभी वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और उस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो किसी भी सब्सटेंस में क्या होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी वो क्या हो सकता है, अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड कार्ड। हमने डिस्कस किया था, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। क्या इन्फिनिटी से क्या करना है, पॉइंट चार्ज को लेके आना है, ओके, उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। हमने पढ़ा था कि क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट थ्रू एनी पाथ, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस 1 ohm and 2 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। दो रजिस्टर्स हैं, है ना, वो क्या है, सीरीज़ में उनको कनेक्ट किया है, तो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी। तो याद करो कौन सा फॉर्मूला था, रेजिस्टेंस के लिए कौन क्या करना है, सिंपली इन रेजिस्टेंस को ऐड कर देना है। क्या फॉर्मूला आ जाएगा उसके लिए, क्या था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए, अगर सीरीज़ में है तो क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 आ जाएगा, और यहाँ पे R1 क्या है 1 ohm एंड R2 क्या है 2 ohm, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 ohm आ जाएगा। ओके, तो आपने अच्छे से, इसमें से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, मैंने कुछ टाइप के क्वेश्चन लिए हैं कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके, बट आपको अगर ये सारा चैप्टर अच्छे से आप दिमाग में रख लोगे तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आएंगे, आप उनको भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।